तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अजीब केस है ये। एक शख्स जो पुलिस के सामने ये कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, उसे कुकर में उबाला, हड्डियों को पीसा और फिर ले जाकर नदी में बहा दी, और उसकी बीवी सचमुच गायब है। लेकिन उस शख्स की इस गवाही या इकबाल जुर्म के अलावा जो कह रहा है, यानी उसकी कहानी के अलावा इस पूरी कहानी में एक भी सबूत पुलिस के पास नहीं है। अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने स्टेटमेंट दिया, कह रहा है मैं कातिल हूं, मैंने बीवी को मारा है, लेकिन पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। हिरासत में है। एक टर्म होता है डिटेन एंड कस्टडी या अरेस्टिंग। तो ऑफिशियली इसको अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस का कहना हमने डिटेन किया हुआ, हमने रोक रखा है। दूसरा कमाल ये है कि वो कह रहा है कि मैंने बीवी का कत्ल किया है और उसकी बीवी सच में गायब है 16 जनवरी से। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कातिल के इकबालिया बयान के बावजूद कत्ल का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, यानी मर्डर केस नहीं, मुकदमा है मिसिंग पर्सन का। अब ये उल्टा पुल्टा नहीं है, गलत नहीं है। कानूनी तरीके से देखें तो पुलिस ने दोनों काम सही किया हुआ है, क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि मैंने एक मर्डर किया और लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया, और उसकी बीवी गायब है। लेकिन बीवी कहाँ है इसके पुख्ता सबूत नहीं। उसने सच में मर्डर किया, इसके सबूत नहीं। उसने सच में उबाला, सच में फेंका, इसके सबूत नहीं। तो फिर पुलिस सिर्फ उसकी बात पर अगर यकीन करके उसे अरेस्ट दिखा दे और फिर FIR दर्ज कर ले कत्ल का, और कल को वो औरत या उसकी पत्नी जिंदा लौट आए तो क्या होगा। बस इसी चीज ने हैदराबाद पुलिस को इस वक्त एक अजीब कश्मकश में डाल रखा है। तो पुलिस न मर्डर का मुकदमा दर्ज कर रही है, न उस कातिल को जो कह रहा है मैंने कत्ल किया है उसको अरेस्ट दिखा रही है। और दिक्कत और भी इस केस में ये है कि ये कातिल जो एक एक्स आर्मी मैन है, एक पूर्व फौजी, हैदराबाद पुलिस के हिसाब से इतने शातिर है ये, जिस तरीके से इसने, अगर इसकी बात में सच्चाई है, क्राइम सीन को साफ किया है बिना किसी डिटर्जेंट के, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ पानी से। एक एक कोना, एक एक छोटे से छोटा गड्ढा, कि पुलिस भी दंग है कि इतने सलीके से कोई कैसे क्राइम सीन की सफाई कर सकता है। इन सारी चीज़ों ने ऐसा उलझा दिया हैदराबाद पुलिस को कि अब हैदराबाद पुलिस कह रही है कि हमें शायद दूसरे स्टेट की पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, जो कभी जिन्होंने ऐसा केस सॉल्व किया हो या जिनके सामने कभी ऐसा केस आया हो। क्योंकि कम से कम उनके पास, हैदराबाद पुलिस के पास, ऐसा कोई इससे पहले केस ही नहीं आया। आंध्र प्रदेश में हो सकता है और तेलंगाना में अलग अलग जगहों पे होगा। उन सभी से कांटेक्ट कर रही है हैदराबाद पुलिस, सिर्फ ये पता करने के लिए कि एक ऐसा केस है, क्या कभी पास्ट में आपके पास ऐसा केस आया, और अगर आया तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व किया, तो हमें भी रास्ता दिखाइए। ये खुद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अब सोचिए, ये कहानी मैंने आपको 2-4 दिन पहले शायद डिटेल में सुनाई है, मैं पूरी कहानी रिपीट नहीं करूँगा। वो जो इसमें नई चीज़ें आ गई हैं, यही वो एक एक करके आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। जिन लोगों ने ये पहले कहानी नहीं सुनी है वो इस कहानी के आखिरी में लिंक डाल दूंगा, देख लें। लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि हैदराबाद में एक माधवी नाम की महिला 16 जनवरी को अचानक गायब हो जाती है। उसका पति आर्मी में था पहले, फिर अब DRDO में सिक्योरिटी गार्ड है। आर्मी में वो सिपाही भर्ती हुआ, नायब बनकर वो रिटायर हुआ। 2 बच्चे हैं उसके, 13 साल पहले शादी हुई थी। पोंगल आ गया और उससे पहले वो ये 16 जनवरी को गायब हुई थी। 13 को वहीं हैदराबाद में ही माधवी की सिस्टर रहती है, तो माधवी और ये उसका पति गुरुमूर्ति और उसके दोनों बच्चे उस सिस्टर के यहाँ गए, फिर लौट आए, फिर नेक्स्ट डे गए 15 को। पर पति पत्नी लौट आए, बच्चे को वहीं छोड़ दिया, और 16 के बाद माधवी गायब। 18 को माधवी की गुमशुदगी की तब पता चलता है जब माधवी के माँ बाप जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, माधवी फ़ोन नहीं उठा रही, बात नहीं होती, तो हैदराबाद आते हैं, पूछते हैं अपने दामाद से माधवी कहाँ है, तो बताता है कि वो तो गुस्से में हमारा झगड़ा हुआ था, वो कह रही थी पोंगल में मायके जाना है, मैंने मना किया, वो घर छोड़ के चली गई।
और इसके बाद खुद गुरुमूर्ति यानी माधवी का पति अपने इन लॉज के साथ न सिर्फ माधवी को ढूंढने का नाटक करता है बल्कि पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस जांच करती रहती है। फिर लास्ट में पुलिस को शक होता है और पुलिस गुरुमूर्ति को उठाकर तसल्ली से पूछताछ करती है और उस पूछताछ में गुरुमूर्ति एक कहानी सुनाता है। वो कहानी ये कि 16 जनवरी को, चूंकि वो मायके पोंगल पे जाना चाहती तो उसने जाने नहीं दिया, दोनों बच्चे अपनी मौसी के यहाँ थे। तो जब वो घर लौट कर आए तो रात में दोनों का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो उसे गुस्सा आया, उसने अपनी बीवी का सर दीवार पर दे मारा। जब दीवार पर दे मारा, खून गिरने लगा, वो नीचे गिर गए, बेहोश हो गई। उसने देखा शायद उसकी सांसें थम चुकी थी। फिर वो घबरा गया, बहुत देर तक सोचा क्या करूं, लाश कैसे ठिकाने लगाऊं। फिर उसे आइडिया आया, उसने बाथरूम में ले जाकर लाश को रखा, लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर एक बड़ा सा कुकर लिया और उन टुकड़ों को उसमें उबालना शुरू किया। एक बार में जो टुकड़े उठाता कुकर में डालता वो कम से कम 5 से 6 घंटे उबालता। सारे टुकड़े उबाल लिए। फिर उसे लगा हड्डियों का क्या करूं। उसने स्टोव के सबसे बड़े वाले बर्नर पर उन हड्डियों को रखा और फिर उसे पूरी तरह से जलाया। फिर ग्राइंडर और जो बाकी चीज़ें होती उससे उनको तोड़ा, चूरा बनाया और सारी चीज़ों को ले जाकर नदी में फेंक दिया। अब नदी में फेंक दिया, उसके बाद कुछ पता नहीं। अब ये कहानी सामने पुलिस की। अब इसके बाद पुलिस उसे लेकर गई उस लेक पे, नदी पे जहाँ उसने बताया। लेकिन 3 दिन हो गए, उस नदी से एक भी टुकड़ा तक नहीं बरामद हुआ। नदी में मछलियाँ हैं, नदी का पानी का बहाव बहुत तेज़ है और अब जैसे जैसे दिन बीत गया पुलिस को उम्मीद कम है कि कुछ मिलेगा। अब अगर एक भी टुकड़ा नहीं मिला तो गुरुमूर्ति की कहानी अदालत में कैसे खड़ी होगी। यही हैदराबाद पुलिस को टेंशन दे रही है। खैर, फॉरेंसिक टीम लेकर पहुंची गुरुमूर्ति के उस घर में पुलिस, और वहाँ फॉरेंसिक टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने उस कुकर को भी उठाया, उन्होंने उस बर्नर को भी उठाया, उन्होंने उस चाकू जिसके बारे में उसने कहा उसको भी उठाया, बाथरूम के पाइप, उन सब जगह पे तलाशी ली और सारे सबूत लेकर चले गए। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट जो शुरुआती, अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है कि उसमें कुछ है भी कि नहीं सबूत। पुलिस को ये बताया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कि उन्होंने बहुत सारे क्राइम सीन देखे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वो बता रहा है कि उसने इस तरीके से कत्ल किया, फिर टुकड़े किए, फिर कुकर में डाला, पूरे घर का कोना कोना ऐसा उसने साफ किया था जैसे कोई महारथी ही कर सकता है, जिसे मतलब बेसिक पता, उसे ये भी पता हो कि जब फॉरेंसिक टीम आती है तो एविडेंस कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से साफ सफाई करने के बाद, धोने के बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। एक एक चीज़ उसने मतलब तसल्ली से उसकी सफाई की है। अब फॉरेंसिक टीम को वहाँ से कोई नमूना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद बड़ी कम है। अब नहीं मिला तो क्या होगा। तो हैदराबाद पुलिस ने कहा इसी सवाल के जवाब में कि हम टेक्निकल एंड फॉरेंसिक 2 एविडेंस का इस वक्त सहारा लिए हुए हैं और इन्हीं से हमें उम्मीद है। टेक्निकल सर्वेलांस का मतलब ये हुआ कि माधवी एक तो कहाँ है, माधवी का मोबाइल, गुरुमूर्ति के मोबाइल, इसके ज़रिए लोकेशन, आखिरी लोकेशन, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था, उसके बाकी जो पहले के चैट्स। तो इन टेक्निकल सर्वेलांस के ज़रिए या फिर सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज कि घर से उस लेक तक जाते हुए या माधवी का घर से बाहर जाते हुए या माधवी का घर के अंदर जाने के बाद बाहर न निकलते हुए, अगर ऐसे प्रूफ मिल गए तो एक एविडेंस ही बनता है। दूसरा जो फॉरेंसिक एविडेंस वो ये है कि बेशक माधवी के लाश के टुकड़े न मिले, लेकिन अगर घर के अंदर से कोई ऐसा सैंपल मिल जाए, कोई मांस का लोथड़ा मिल जाए, कोई हड्डी टूटा हुआ मिल जाए, उसका चूरा मिल जाए, कुकर में से कुछ मिल जाए, बर्नर पर से स्टोव के कुछ मिल जाए, कुछ भी एक, तो उसकी जांच फिर माधवी के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लेकर जांच की जाए तो फिर मिलान हो सकता है कि जो भी बरामद हुआ है वो माधवी का हिस्सा है। तो इस सूरत में भी ये हो सकता है, टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस एक केस खड़ा कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता मिला नहीं। अब इसीलिए दिक्कत ये हो गई हैदराबाद पुलिस के सामने कि 2 सोच बन गई। एक सोच ये है कि पुलिस हैरान है कि जब इसको पकड़ा और इसने तोते की तरह बोलना शुरू किया तो पुलिस को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुमूर्ति झूठ बोल रहा है।
और सच में इसने अपनी बीवी का कत्ल किया भी है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि वाकई ये इसका झगड़ा हुआ और उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई और उसके बाद से कहीं कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अब बीवी के घर छोड़कर जाने में कांटेक्ट ना करने के पीछे दूसरी और तीसरी थ्योरी भी आ जाती है कि वो वाकई सिर्फ झगड़ा था या बीवी का कहीं कुछ और किसी से दोस्ती थी, क्या थी। हर लाइन पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और दूसरा, अगर ये सच बोल रहा है तो फिर एक भी एविडेंस क्यों नहीं मिल रहा है। तो पुलिस दोनों चीज लेकर चल रही है कि इसकी जो कहानी है, अगर उस कहानी पे आंख बंद करके यकीन कर लें तो कल को बद पिट सकती है, कोर्ट में भी, मीडिया में भी, हर जगह। और इसीलिए पुलिस ने यह तय किया कि इसके इकबाले जुर्म के बावजूद गुरुमूर्ति के, वो तब तक इसका अरेस्ट शो नहीं करेगी जब तक कि कोई एविडेंस हाथ नहीं लग जाए। तो अभी डिटेन्ड है लेकिन अरेस्ट नहीं है। दूसरा, मिसिंग की रिपोर्ट माधवी के पति इसी गुरुमूर्ति ने और उसके इन-लॉज ने लिखा रखे हैं और अभी तक पुलिस में वही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। अभी तक गुरुमूर्ति के बयान के बावजूद वो मिसिंग रिपोर्ट या मिसिंग के केस को मर्डर में कन्वर्ट नहीं किया गया, वो मिसिंग में ही। इसके ऊपर जो कमिश्नर है वहाँ के हैदराबाद के, उन्होंने यही कहा कि जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता है, मिस्टर जी सुधीर बाबू, ये हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, इनका रिकॉर्ड पर यह स्टेटमेंट है कि जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता हम इस केस को एक मिसिंग केस के तौर पर ही अभी देख रहे हैं और जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता हम गुरुमूर्ति को सिर्फ डिटेन किए हुए हैं, हम इसको अभी अरेस्ट हमने नहीं शो किया है। अब उनका कहना है कि फिलहाल उन्होंने तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में अलग अलग टीमों से अलग अलग पुलिस और सीनियर पुलिस अफसर, कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर, उनको कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या आपके टाइम में कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसमें एक शख्स इकबाल जुर्म तो कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं दे रहा। वो कहता हाँ जी किया है, बाकी आप ढूंढो। तो ऐसा कोई केस आया और आया तो फिर उसको कैसे आपने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो पता कर रहे हैं। इसके अलावा आंध्र और तेलंगाना से बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या बाकी किसी स्टेट में इस तरह के केस आए और ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जिसमें कई बार ऐसा भी हुआ दोनों तरह से आया। एक इकबाल जुर्म कर रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे मार दिया जी, पर बॉडी नहीं मिल रही है और बाद में वो पलट जाता है और उस केस का कुछ पता ही नहीं। और फिर ये पुलिस पे होता है कि भाई तुम्हारे पास एक तो, क्योंकि सिर्फ किसी का बयान या जुर्म कबूल करना ही उसको सजा दिलाने का लाइसेंस नहीं दे देता है, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। तो फिर उस केस का हश्र बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे केस जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग किसी शहर में पुलिस ने उसकी जांच की, उसे अंजाम तक पहुंचाया, ऐसे पुलिस अफसर और ऐसे केस की अब इस वक्त हैदराबाद पुलिस तलाश कर रही है और वो अपने जो भी बाकी के स्टेट के पुलिस हैं उनसे कांटेक्ट कर रही है कि शायद कोई मिले तरीका कि ऐसे केस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉरेंसिक टीम से बड़ी उम्मीदें हैं पुलिस को कि शायद कोई एक क्लू तो दे दे जिससे कम से कम, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीता मैंने बताया कि खुद हैदराबाद के पुलिस ऑफिशियल है जो ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि जिस लेक में इसने फेंका है वहाँ का पानी तेज है और जिस तरीके से इसने कुकर में उबाला, फिर अब हड्डियों का तो मिलना नहीं, वो तो पानी में मिल के कब का बह के चला गया। कहीं एक जगह अगर वो पानी स्टोर होता तो शायद उस पानी के जरिए भी पता चल सकता था। यहाँ तो स्टोर ही नहीं है, तो आप पानी उठाओगे भी तो सैंपल में क्या मिलेगा, क्योंकि बहता हुआ पानी है और बाकी टुकड़े मिले नहीं है। तो हैदराबाद पुलिस के हिसाब से लाश के टुकड़े, अगर गुरुमूर्ति की कहानी पूरी सच्ची है तो लाश के टुकड़े मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, यानी माधवी के लाश के टुकड़े नहीं मिलेंगे। अब कल्पना कीजिए कि लाश के टुकड़े नहीं मिलेंगे यानी लाश नहीं मिलेगी। अब बगैर लाश के हैदराबाद पुलिस को एक मर्डर केस दर्ज करना है, बगैर लाश के पुलिस को उस मर्डर की तफ्तीश करनी है, बगैर लाश के पुलिस को उसके कातिल को सजा दिलाना है, सब कुछ बगैर लाश के। तो अब लाश नहीं है तो सबसे पहला चैलेंज तो पुलिस के सामने यही है कि कोर्ट में ये प्रूव करे कि माधवी मर चुकी है। और ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, मुझे खुद याद है, जिसमें अदालत इसी बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ देती है कि लाश मिली नहीं, क्या पता वो शायद जिंदा हो, उसके अपने कुछ इश्यूज हों जिसकी वजह से वो कहीं छुप कर रह रही हो या रह रहा हो। तो पहले तो मरने का सबूत दो
चलो लाश को हटाओ, आप पहले मरने का सबूत दो कि वाकई माधवी की मौत हो चुकी है, फिर केस को आगे बढ़ाएंगे कि उसके लिए मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ हैदराबाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पहले माधवी की मौत का सबूत देना है, और जब मौत का सबूत देंगे तो फिर गुरुमूर्ति के ऊपर आएगी बात कि उस मौत का जिम्मेदार ये इसने कत्ल किया। फिर मोटिव आएगा, फिर मोटिव के साथ उस कत्ल से जुड़ा हुआ एक भी एविडेंस या सबूत, चलो लाश नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत कई मानों में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाश ना होने पर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा मिली है इस देश में कई केसेस में। तो यहां पर अब पुलिस को यह है कि कम से कम कुछ तो मिले जिससे माधवी की मौत को एस्टेब्लिश किया जा सके। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अजीबोगरीब केस है। एक तो केस इसलिए भी अजीबोगरीब है कि मतलब हाल के वक्त में सुना नहीं कि किसी पति ने अपनी पत्नी का पहले कत्ल किया, चलो दीवार पे मारा, मर गई, उसको गिल्टी फील हुआ, तब भी वो पुलिस को बयान दे सकता था। लेकिन फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए बाहर लाश को ले जाने में उसे खतरा महसूस हुआ, तो ये पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि लाश के पहले टुकड़े करो बैठकर और फिर उसके बाद उसको कुकर में उबालो, और कुकर में उबालने से क्या होगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। फिर लाश के टुकड़े तो उबाल लिए, हड्डियों का क्या करें, उसका भी फिर जो घिनौना आइडिया आया उसको स्टोव के बर्नर पर जला जला कर हड्डियों को। तो ये सारी चीज़ें एक तो अजीब है इस केस से जुड़ी हुई। अब उसके बाद उससे भी अजीब ये कि कातिल पुलिस के पास है लेकिन अरेस्ट नहीं है। इकबाल जुर्म कर चुका है लेकिन लाश नहीं है। माधवी गायब है लेकिन माधवी का कहीं सुराग नहीं है, घर से कुछ मिला नहीं है। तो केस जाएगा कहाँ? और वाकई कई केस ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको पूरी तरह से घुमा कर रख देते हैं। हैदराबाद पुलिस के लिए इस वक्त ये चैलेंजिंग केस है, और जिस दिन हैदराबाद पुलिस इस केस को सॉल्व करेगी आप यकीन मानिए उनके लिए भी एक राहत की सांस होगी। जो पुलिस ने बताया लगभग 2 डिकेड्स तक गुरुमूर्ति ने इंडियन आर्मी में हैदराबाद में ही पोस्टेड था और वहाँ उसने काम किया था, और एक सिपाही भर्ती हुआ था और फिर नायब सूबेदार के तौर पर रिटायर हुआ था। कभी भी इसके और इसकी बीवी के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। 2 बच्चे थे, इनकी ज़िंदगी खुशहाल थी, क्योंकि इस बात की गवाही खुद माधवी के मैके वालों ने भी दी है कि वो अपने पति की तारीफ करती थी। अब वो DRDO में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। तो और जो पुलिस का कहना है कि जो उसने कहानी बताई उसमें है कि हर स्टोव में जो बर्नर होते हैं, 2 वाले भी होते हैं, 1 वाले भी, 3 भी, 5 वाले, इसके यहाँ 3 वाले थे, जिसमें जो सबसे बड़ा बर्नर एक था उस पर इसने हड्डियों को जलाया था। वो बर्नर भी लेकर गई है पुलिस, लेकिन उस बर्नर को देखकर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो आए थे उन्होंने बताया कि इन सब की बहुत ही सफाई से सफाई कर दी गई है। तो अब क्या होगा इस केस में ऊपर वाला जाने, क्योंकि ये केस हर तरह से उलझा हुआ है। अजीब केस जिसमें कातिल है आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसमें महिला गायब है आप उसको मुर्दा करार नहीं दे सकते, जिसमें कत्ल हो चुका है कातिल के हिसाब से लेकिन आप कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। और ये पूरा केस फिलहाल मिसिंग कंप्लेंट और मिसिंग FIR पर इन्वेस्टिगेशन के दौर से गुजर रहा है। जब भी इसमें कुछ और अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वाकई ये सर चकरा देने वाला केस है। तो कहानी में फिलहाल इतना ही आज, लेकिन कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अंशराह फातिमा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशराह फातिमा। और ये डॉक्टर रुकैया मोमिन एंड डॉक्टर तालिश मोमिन उनकी बिटिया हैं। आफ्ताब आलम, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आफ्ताब। और ये मोहम्मद निरालम के बेटे हैं। साथ ही चिराग कठीरिया, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे चिराग। इसके अलावा गायत्री सिंह, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गायत्री। और भेजा है सुनील सिंह ने। साथ ही मोहन यादव, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहन भाई। और ये भेजा है सुनील यादव ने। इसके अलावा रेणु सिंह एंड निशान सिंह, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है आज। तो रेणु जी और निशान जी, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। तो कहानी में आज इतना ही। कल संडे है लेकिन कल कहानी होती नहीं है, तो अगर आप लोग आज तक पर देखना चाहते हैं रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विद शम्स, वहाँ मैं कोई कहानी आपको सुनाऊंगा, वो आप सुन सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, लेकिन विदा लूँ उससे पहले क्राइम तक फैमिली मेंबर को, चाहे वो देश में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद।
हमारा देश यूं ही फलता फूलता रहे। और ये जो रिपब्लिक डे है, ये हमारा संविधान, हमारे कानून, ये सब लोगों के बेहतर के लिए हो, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, यही दुआ है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। संडे का दिन भी है, तो कल जो कभी राजपथ था अब कर्तव्य पथ है, उस पर आप परेड देखेंगे। और इस बार शायद इंडोनेशिया के जो हैं वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, यहाँ पर आए हैं। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। अब आपसे मुलाकात होगी संडे को, मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।